हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम कोलाइडल स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं और हम प्रीवियस 3 क्लासेस के अंदर एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस को डिस्कस कर चुके हैं। अब इस टॉपिक के इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक कोलाइडल स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं। कोलाइडल स्टेट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं एक सिंपल सा कोलाइडल सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चैप्टर में हमारा फ्लो अच्छा बना हुआ रहेगा। देखो, बेसिकली कोलाइडल जो कोलाइडल स्टेट है तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन बेसिकली तीन तरह के हैं। सॉल्यूशन तो 3 तरह के नहीं है, पर यहाँ 3 तरह के सिस्टम है। पहला है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल स्टेट और तीसरा है सस्पेंशन। तो हम तीनों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कोलाइडल स्टेट को डिस्कस करते हैं। तो यहां हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसेल्स का। सबसे पहले हमने देखो क्या किया, मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, इसका कोशिश की अच्छा प्रेजेंटेशन देने की। ये वाटर है और वाटर में मैं सोप मिला रहा हूं। तो सोप क्या है? बेसिकली सोप जो भी है, सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। जो सोप है वो क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हम जो सोप है, सोप का फॉर्मूला है RCOONA। ये है सोप का फॉर्मूला। और R की वैल्यू क्या है? R एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है। फैटी एसिड का मतलब ये होता है उसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है। R की वैल्यू C15H31 हो सकती है, C17H35 हो सकती है, यानी C15 और उससे अबव। यानी ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है जिसको हम कह रहे हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप है RCOONA, ये जो एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप को हम हाइड्रोकार्बन टेल कह रहे हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके साथ जो COO- है वो कार्बोक्सिलिक हेड है और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये Na+ है जो इसको न्यूट्रल कर रहा है। तो कार्बोक्सिलिक हेड नेगेटिव चार्ज है और Na+ पॉजिटिव है, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है और ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम है, पार्ट है इसका। तो अब यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो यहाँ RCOO-, तो R की वैल्यू C15H31, C17H35। तो ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल हो गई जो कि हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, वाटर हेटिंग है, वाटर से रिपेल करती है, यानी ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है इसके अंदर। दिस पार्ट इज वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक हेड। और ये कार्बोक्सिलिक हेड वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ये वाटर को लाइक करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ है। तो सोप के अंदर, सोप के एक पूरे मॉलिक्यूल में जो मैं इस तरह से लिखूंगा सोप के पूरे इस मॉलिक्यूल को, तो इसके अंदर 2 पार्ट है, हाइड्रोकार्बन टेल और कार्बोक्सिलिक हेड। हाइड्रोकार्बन टेल लॉन्ग है और हाइड्रोफोबिक है, वाटर में डिसॉल्व होना नहीं चाहती है। लेकिन कार्बोक्सिलिक हेड पोलर है, नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर डिसॉल्व हो जाती है। तो हम जब सोप को वाटर में डिसॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जब हम सोप को, ये वाटर है, तो हम जब सोप को वाटर में डिसॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सोप वाटर में सिंपल तरीके से डिसॉल्व होती रहती है। जिस तरह से हम वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व करते हैं या कोई सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, उस तरह से ये डिसॉल्व होता रहता है। तो लो कंसंट्रेशन है अभी सोप का। हम यहाँ पर सोप का कुछ कंसंट्रेशन मिला है, तो ये लो कंसंट्रेशन वाला सोप का सॉल्यूशन है। और लो कंसंट्रेशन वाला जो सोप का सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन है। और इसके अंदर ये जो प्लस साइन है ये सोडियम आयन को बता रहे हैं और ये बाय रिमेनिंग पोर्शन को बता रहे हैं, जिसमें से ये हाइड्रोकार्बन टेल है, ये कार्बोक्सिलिक हेड है। अब मैं लगातार इसमें क्या कर रहा हूं, इसके अंदर लगातार सोप का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं। तो ये लो कंसंट्रेशन पर सोप का सॉल्यूशन है, ये लो कंसंट्रेशन पर सोप का ट्रू सॉल्यूशन है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, ओके,
उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहां पर ये हाइड्रोकार्बन टेल वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहती है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक हेड एक तरह से खुद तो डिसॉल्व होता है और साथ में हाइड्रोकार्बन टेल को भी अंदर ले जाता है। यानी ये खुद तो डूबता है लेकिन साथ में इसको भी लेके डूबता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई पर्सन अगर वाटर में छलांग लगा रहा है और उसने किसी का हाथ पकड़ रखा है, ठीक है, और तो वो तो वाटर में गिरेगा ही जाके, ठीक है, वो तो वाटर में जाके डूबेगा, लेकिन साथ में उसने जिसको पकड़ रखा है उसको भी ले जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन टेल जाना नहीं चाहती है, पर वो इससे बॉन्डेड है, इस वजह से अंदर एंटर कर गया। तो ये लो कंसंट्रेशन है सोप का। अब सोप का जैसे जैसे और हम जैसे जैसे सोप मिलाते जाते हैं तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन वाला सोप का सॉल्यूशन बन गया। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आने के बाद ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, इन सोप मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सॉल्यूशन में कम होने लग जाती है। यहाँ कंसंट्रेशन कम होने की वजह से सोप मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा दिख ही रही है। और अगर हम सोप कंटिन्यूअसली मिलाते जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोप का जो अंदर सोप की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, तो इसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी सोप मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाएगी। और सोप मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, ये जो इसकी हाइड्रोकार्बन टेल है वो एक दूसरे में उलझने लग जाती है, टेंगल होने लग जाती है। यानी जैसे अपन कोई अपने पास थ्रेड होता है तो अपन जब थ्रेड खोल देते हैं और फिर वापस बिखेर देते हैं थ्रेड को, तो वो कैसे टेंगल हो जाता है, गुच्छे बन जाते हैं, उसके क्लस्टर बन जाते हैं। जैसे कभी किसी ने काइट पतंग उड़ाई हो तो बहुत बार अपन पतंग काइट का जो थ्रेड है उसको अपन जब अपन काइट को जब नीचे उतारते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारा काइट का थ्रेड है, धागा है, वो उलझ के और छोटे छोटे गुच्छों में कन्वर्ट हो जाता है, क्लस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन टेल्स हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन टेल्स है वो आपस में टेंगल होने लग जाती है। और हाइड्रोकार्बन टेल्स इसीलिए आपस में टेंगल होने लग जाती है क्योंकि ये जो न्यूट्रल है तो इनमें कोई रिपल्शन फोर्स तो होगा नहीं। हाँ, टेंगल होते समय इनमें उल्टा वंडरवाल फोर्सेस आ जाएंगे क्योंकि हाइड्रोकार्बन टेल्स एक दूसरे को वंडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो क्या होगा, ये टेंगल होके इस तरह से ये क्लस्टर फॉर्मेशन कर देंगे। आप क्लस्टर फॉर्मेशन बन गई है। इसमें क्या हो गया, सारा का सारा सेंटर मास तो हाइड्रोकार्बन टेल से डेंस्ड है, यानी ये जो सेंटर मास है वो हाइड्रोकार्बन टेल से डेंस्ड है और सरफेस पर कार्बोक्सिलिक हेड हो गए। तो इस तरह के जो ये क्लस्टर बन गए, इन क्लस्टर्स को हम मिसेल्स बोलते हैं। इन क्लस्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन क्लस्टर्स को हम मिसेल्स कहते हैं। तो ये मिसेल्स बन गए। अब मिसेल्स के अंदर जो सेंटर मास है, मिसेल का जो सेंटर मास है बेटा, मिसेल्स का जो सेंटर मास है वो तो हाइड्रोकार्बन टेल से कंडेंस्ड है या कंसंट्रेटेड है, और जो सरफेस है वो सरफेस पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक हेड है। और ये सारे जो कार्बोक्सिलिक हेड है बेटा, ये जो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक हेड हैं, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक हेड नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक हेड क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। तो सरफेस पे तो रिपल्शन होगा और लेकिन सेंटर पे रिपल्शन नहीं है। तो ये एक तरह से अगर आपने अगर ऑक्टोपस देखा हो तो ऑक्टोपस जब पानी में तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, तो उसका जो ऑक्टोपस का जो सेंटर मास तो डेंस होता है और उसकी जो आर्म्स होती है वो इस तरह से होती है, दूर दूर होती है। तो आपको जस्ट रिसेंबल करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो उस तरह से ये क्लस्टर बन जाते हैं। तो क्लस्टर में सेंटर मास तो डेंस रहता है, घना रहता है, ठीक है, और सरफेस पर रिपल्शन के कारण वो सरफेस थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है, जैसे मैंने फिंगर्स कर ली, ठीक है। अब इसमें ऐसे कर सकता हूं मैं इसको, ठीक है। खैर अब देखो आप, तो ये इनका ये जो क्लस्टर्स हैं इनको हम मिसेल्स कहते हैं, और ये जो प्लस साइन है ये Na+ है, सोडियम आयन है। तो इन मिसेल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा हो जाता है। इन मिसेल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा है। अब मैंने साइज का रेफरेंस क्यों दिया, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर अब ये एक कोलाइडल स्टेट आ गई, ये एक कोलाइडल स्टेट आ गई और ये एक कोलाइडल सिस्टम है। ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये कोलाइडल स्टेट है। अब ट्रू सॉल्यूशन में के अंदर क्या होता है,
ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं इनका साइज ये वाला जिसमें दिख ही रहा है, चाहे वो Na+ हो चाहे ये हो, तो जो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। तो ये ट्रू सॉल्यूशन है, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, एंड इन दिस सॉल्यूशन साइज ऑफ दिस पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर। और यहाँ पर ये कोलाइडल स्टेट है और इसके अंदर इन क्लस्टर्स का जो साइज है वो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर है, अप टू 1000 नैनोमीटर हो सकता है। तो जब किसी सॉल्यूशन के अंदर ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से स्मॉलर होता है इनका साइज, तो हम उसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर जो डिसॉल्व पार्टिकल हैं, या ये बोलो कि जो पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व हैं या नहीं है, ये सेकेंडरी पॉइंट है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है किसी सॉल्यूशन के अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं, अगर उनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा और अप टू 1000 नैनोमीटर के बीच के रेंज का हो, तो हम बोलेंगे अब इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कोलाइडल सिस्टम और कोलाइडल स्टेट। तो व्हाट इज फर्स्ट बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल स्टेट में क्या डिफरेंस है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और जो कोलाइडल स्टेट है, कोलाइडल सिस्टम है, उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये वाले सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, इनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है और अप टू 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। अब यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं कि टर्मिनोलॉजी भी डिफरेंट हो गई। ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन में हम बोलते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब हम ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ट्रू सॉल्यूशन यहां पर वाटर सॉल्वेंट है और सोप और Na+ आयन, सोप और Na+ आयन, सोप का ये कार्बोक्सिलेट आयन यानी ये वाला पार्ट और Na+ आयन ये सोल्यूट है। यानी यहां मैं यूं बोलूंगा कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो इसमें सॉल्वेंट वाटर है और सोल्यूट सोप। और ये कोलाइडल स्टेट है, तो कोलाइडल स्टेट के अंदर जो एक्सिस में होता है, कोलाइडल स्टेट के अंदर जो एक्सिस में होता है हम उसको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, तो यहां टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। तो कोलाइडल सोल के अंदर या कोलाइडल सिस्टम बोल दूं मैं, तो इस कोलाइडल सिस्टम के अंदर जो एक्सिस में है यानी यहाँ जो वाटर है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे, या ठीक है डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर। और जो ये मीसेल्स हैं, इन मीसेल्स को हम कोलाइडल पार्टिकल बोलेंगे या फिर डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे। तो हियर मीसेल्स आर डिस्पर्स्ड फेस। अब इसके अंदर सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। और कोलाइडल सोल, और अगर कोई प्योर कोलाइडल सिस्टम है, प्योर कोलाइडल स्टेट है, तो उसके अंदर सारे पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर और अप टू 1000 नैनोमीटर होता है। तो आप कहेंगे सर इसमें ये अब Na+ भी है, तो ये कोलाइडल स्टेट तो है, ये कोलाइडल सिस्टम तो है, पर हम बोलेंगे ये इम्प्योर कोलाइडल स्टेट है, इम्प्योर कोलाइडल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनका साइज तो 1 नैनोमीटर से ज्यादा है और Na+ का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो यहां पर दोनों तरह के पार्टिकल्स हैं, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर वाले भी और लेस देन 1 नैनोमीटर वाले। ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल्स कौन से हैं? ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल्स हैं ये मीसेल्स आर ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, तो इनका साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर है। और Na+ का जो साइज है बेटा, Na+ का जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, तो हम इसको इम्प्योर बोलेंगे। यहां पर ये है प्योर ट्रू सॉल्यूशन,
ये प्योर ट्रू सॉल्यूशन इसीलिए है क्योंकि इसमें जितने भी पार्टिकल है, चाहे ये Na+ है, चाहे ये वाला पार्टिकल है कार्बोक्सिलिक हेड और टेल वाला, ठीक है, ये वाला और ये, इन सब का साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये प्योर ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन ये इम्प्योर कोलाइडल स्टेट है। हम इसको इम्प्योर कोलाइडल स्टेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस इम्प्योर कोलाइडल स्टेट के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल हैं, जो मिसेल्स हैं, उनका साइज तो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर है, और लेकिन ये Na+ का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो अगर मैं किसी भी टेक्निक से, वो टेक्निक में डिस्कस करने वाला हूं इस चैप्टर में, आगे आएगा हाउ टू प्योर, ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी के अंदर, बुक्स के अंदर, कि हाउ टू प्योर कोलाइडल सिस्टम्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर, अगर मैंने किसी भी टेक्निक से इन Na+ को हटा दिया यहां से, ठीक है, किसी भी टेक्निक से मैंने यहां Na+ को हटा दिया, ठीक है। अब वो कैसे हटाया ये मैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज तो हमारा टॉपिक अलग है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो अगर मैंने इसमें से सारे Na+ किसी भी तरह से हटा दिए, किसी भी टेक्निक से हटा दिए, तो अब ये प्योर कोलाइडल सॉल्व बन गया, ये प्योर कोलाइडल स्टेट आ गई, ठीक है। अब इसके अब आप क्लियर डिफरेंस है कि ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और कोलाइडल स्टेट वो होते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेस, ये डिस्पर्स्ड फेस है बेटा। मिसेल्स क्या हो गए, हियर मिसेल्स आर डिस्पर्स्ड फेस, तो इन डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स, अब हम इन पार्टिकल्स को कोलाइडल पार्टिकल्स बोलेंगे। आपको कोई पूछे कि कोलाइडल पार्टिकल किसको कहते हैं, डिफाइंड कोलाइडल पार्टिकल, तो दोस पार्टिकल हुज साइज range between 1 nanometer to 1000 nanometer are called colloidal particle. What is true particle? What is true particle of true solution? तो आप बोलोगे ऐसे सारे पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, उनको ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बोलते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक दो डाउट और आ रहे होंगे तो उनको और क्लियर कर रहा हूं मैं, कि यहां पर हम कोलाइडल सिस्टम में क्या किया है, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सिस्टम में डिफरेंस समझो। यहां ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट जो लिमिटेड है, सॉल्वेंट जो एक्सिस में है। कोलाइडल स्टेट के अंदर जो एक्सिस में है, जैसे यहां वाटर एक्सिस में है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम, और जो लिमिटेड है, कम है, ठीक है, उसको हम यहां क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेस। तो हियर मिसेल्स आर डिस्पर्स्ड फेस जो कि सॉलिड है। तो अब यहां पर है ना, कोलाइडल सिस्टम को, कोलाइडल स्टेट को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस की फिजिकल स्टेट के बेस पर, वो मैं भी डिस्कस करने वाला हूं। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बेस पर हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 8 पार्ट का कौन से हैं, जस्ट वेट, आफ्टर 10 मिनट डिस्कस कर रहे हैं, पहले ये टॉपिक डिस्कस कर लें। तो अगर किसी कोलाइडल स्टेट में, ध्यान से सुनना, अगर किसी कोलाइडल स्टेट में डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, जैसे यहाँ वाटर लिक्विड है, और डिस्पर्स्ड फेस ये मिसेल्स है जो कि सॉलिड हैं, ठीक है, तब हम उसको कोलाइडल सॉल्व कहते हैं। अब अगर आपको कोई पूछे कि डिफाइंड कोलाइडल सॉल्व, क्या बेटा डिफाइंड कोलाइडल सॉल्व, तो डिफाइंड कोलाइडल सॉल्व का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कोलाइडल सॉल्व are colloidal system which have liquid is dispersion medium and solid is dispersed phase. For example, soap solution of for example soap salt, इसको बोलते हैं सोप सॉल्ट। तो ये सोप का कोलाइडल सॉल्ट है। तो इसमें ये जो मिसेल्स हैं ये सॉलिड हैं और ये डिस्पर्स्ड फेस है, और वाटर जो है एक्सिस में है, ये डिस्पर्शन मीडियम है। और अब यहां पर लिखा हुआ है CMC और T, ये तो जब क्या होता है कि जब हम इसमें सोप मिलाते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन यानी वो कंसंट्रेशन, सोप को वाटर में मिलाते जाओ, तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर मिसेल फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो जिस कंसंट्रेशन पर मिसेल फॉर्मेशन होने लग जाता है उसको हम CMC बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं।
और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फॉर्म होते हैं। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। टीके इज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर जो मीसेल फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होते हैं। मीसेल्स कौन बनाते हैं? सारे सोप और डिटर्जेंट। तो अब मैं आई होप करता हूं कि आपको पहले इस कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर थोड़े बहुत डाउट है तो आप इग्नोर करो। अब भी इसी क्लास में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब टॉपिक तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन ये इस कंसेप्ट ये एग्जांपल खाली माइंड में रखो। ऑटोमेटिकली आपके अगर 2-4 डाउट्स हैं तो उसको पेशेंस रखो, क्लियर हो जाएगा अभी आपका। ठीक है, ये देखो अब कोलाइडल स्टेट का डेफिनेशन। कोलाइड्स अ हेटेरोजेनियस सिस्टम। बिल्कुल हेटेरोजेनियस सिस्टम देखा ना आपने, बिल्कुल देखा कि हेटेरोजेनियस सिस्टम देखा आपने। हेटेरोजेनियस सिस्टम का मतलब क्या है? इसके अंदर 2 पोर्शन है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। इसके अंदर पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा है तो वो अलग से अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले कोलाइडल स्टेट क्या है? हेटेरोजेनियस सिस्टम है। तो अ हेटेरोजेनियस सिस्टम ऑफ 2 इमिसिबल फेसेस is called colloidal state. Among the 2 phases, one is a continuous phase, यानी जो एक्सिस में है, called dispersion medium, while the other is discontinuous phase, जो कम अमाउंट में है, मीसेल्स, called dispersed phase. ठीक है, the particle size of dispersed phase यानी मीसेल्स का range from 1 nanometer to 1000 nanometer. तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के जो पार्टिकल हैं, हम इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? इस रेंज के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इस रेंज के पार्टिकल्स को हम एक नया नाम भी देते हैं, और वो नाम देते हैं कोलाइडल पार्टिकल। उसको क्या बोलते हैं? कोलाइडल पार्टिकल। डिस्पर्स्ड फेस, अगर डिस्पर्स्ड फेस को मैं रिसेंबल करूं तो डिस्पर्स्ड फेस क्या हो गया? एक तरह से डिस्पर्स फेस क्या हो गया बेटा? डिस्पर्स फेस हो गया एक तरह से सॉल्यूट। बोलेंगे नहीं सॉल्यूट, डिस्पर्स फेस ही बोलना है, लेकिन आप ट्रू सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन पढ़ते आ रहे हो तो डिस्पर्स फेस को आप सॉल्यूट से कंपेयर कर सकते हो, पर इसको सॉल्यूट नहीं बोलेंगे। कोलाइडल स्टेट के अंदर इसका टर्म चेंज हो जाता है, सॉल्यूट टर्म की जगह डिस्पर्स फेस रिप्लेस किया हुआ है, और डिस्पर्शन मीडियम ये वाला, ठीक है ना, ये इसको आप सॉल्वेंट से रिसेंबल कर सकते हो। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, जैसे अभी आपने वाटर देखा। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। तो ये तो इसका मतलब एक जो कोलाइडल, अगर एक जो कोलाइडल सिस्टम है, तो वो कोलाइडल सिस्टम बेटा 2 पार्ट से मिलकर बना है। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेस सॉल्यूट है और ये एक तरह से सॉल्वेंट है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया, हम ये कहेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए रिसेम्बलेंस दे रहा हूं। अब जैसे हम कोलाइडल सोल कब बोलेंगे? हम कोलाइडल सोल तब बोलेंगे, ये कोलाइडल सोल जब डिस्पर्स फेस तो हो सॉलिड जैसे मीसेल्स हो गया, और डिस्पर्शन मीडियम हो लिक्विड जैसे वाटर हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा होता है कोलाइडल सोल, तो खाली सोल भी बोलते हैं। इसी तरह से हम जेल, कोलाइडल जेल, खाली जेल भी बोल सकते हैं इसको, कोलाइडल जेल। तो उल्टा हो जाए, लिक्विड तो हो डिस्पर्स फेस, और लिक्विड तो हो डिस्पर्स फेस, और सॉलिड हो डिस्पर्शन मीडियम। यानी एक्सेस ऑफ लिक्विड के, एक्सेस ऑफ सॉलिड के अंदर लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो जिनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो, अप टू 1000 नैनोमीटर तक। इमल्शन इज अनदर कोलाइडल सिस्टम जिसमें दोनों लिक्विड होते हैं। अब आप कंफ्यूज मत करो, बार बार कह रहा हूं, आप चुपचाप देखते रहो वीडियो को। 2 क्लास, अगर इस कोलाइडल स्टेट की आपने 2 क्लास कंटिन्यूस देख ली तो आपके पास एक भी डाउट नहीं रहेगा। आप कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं कि हमको तुरंत
100% समझ में आ जाए तो वो आप अपनी जगह पे बेटा सही हो, गलत नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो चैप्टर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाता है, ग्रोथ करता जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जिस स्टूडेंट में पेशेंस है ना, वो ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। वो उस पॉजिटिव एनर्जी रहने से आपका जो माइंड है वो बैलेंस रहता है और आप बिलीव के साथ पढ़ते रहते हो कि सर ने का आगे समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर 2 वीडियो कंप्लीट होने के बाद भी डाउट रह जाए तो आप मेरे से डिस्कस करो, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखो, ये एसोसिएट कोलाइड मिसेल्स के बारे में मैंने लिखा है। The substance which when dissolved in a medium at low concentration behave as a normal strong electrolyte, but at higher concentration exhibit colloidal state properties due to the formation of aggregate particles are called associated colloids। जो मैंने अभी आपको बताया कि सोप लो कंसंट्रेशन पर तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रू सॉल्यूशन बनाता है और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन के बाद उसके अंदर वो क्लस्टर बनने लग जाते हैं। और ये जो क्लस्टर हैं, ये जो मिसेल्स हैं, इनमें बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हुए, टेंगल हुए, इसीलिए इनको एसोसिएट कोलाइड्स भी कहते हैं। The aggregates particle thus formed are called micelles. Their formation takes place above a particular temperature is called Kraft temperature, and above a particular concentration is called critical micelle concentration (CMC), जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। Most common associated colloids are formed by soap and detergent soaps RCOONA dissociated in water to gives RCOO minus and Na plus ions. The RCOO minus ions consist of 2 parts, that is non-polar long hydrocarbon chain are called the tail, which is a hydrophobic, and the polar group COO minus called the heads, which is a hydrophilic. At higher concentration, the non-polar tails are pulled inward into the bulk of the solution, and the polar heads remain on the surface, यानी cluster बन गए। The aggregate of ions thus formed is called ionic micelles। इनको हम आयनिक मिसेल्स बोलेंगे क्योंकि मिसेल्स में नेगेटिव चार्ज है और चारों तरफ Na+ आयन थे, ठीक है। इनको आप जिनको समझ मैंने अगर लग रहा हो फास्ट रीड कर लिया तो आप पॉज करके धीरे धीरे इसको रीड कर सकते हैं। अब देखो अब आता है जो मैंने अभी डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स 3 पार्ट हैं इसके। 3 तरह से हमने कोलाइडल्स को क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस भी किया था। तो इसका टेबल देखो बेटा, ये टेबल लर्न करना पड़ेगा, आपको रटना ही पड़ेगा इस टेबल को, ठीक है। अब देखो लेकिन आप परेशान मत होना, इनके कॉन्सेप्ट में सारे क्लियर कर दूंगा। अब आगे चैप्टर तो समझो अभी स्टार्ट होना है, हुआ नहीं है अभी, खाली हम एक इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं, बेसिक पॉइंट पे चल रहे हैं, लेकिन ये चीजें क्लियर है तो आप आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप इस चैप्टर में कंफर्ट फील करेंगे। देखो डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, तो हम इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्ट, ठीक है। जेम स्टोन सम कलर्ड ग्लासेस, ठीक है। अब किसी बच्चे को जेम स्टोन्स क्या है ये मालूम नहीं है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं जिनसे हम सब वाकिफ नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन ये उनके एग्जाम्पल हैं। तो जेम स्टोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके जेम स्टोन्स टाइप करोगे तो बता देगा कि जेम स्टोन्स क्या होते हैं। बेसिकली ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा, जैसे सॉलिड और लिक्विड। अब डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सॉल। पेंट्स, अब जैसे पेंट्स के बारे में तो आप जानते हो क्योंकि घरों में अपन करवाते हैं रेगुलर, ये कॉमन टर्म है, ठीक है। और सेल फ्रूट्स, सेल का मतलब वो वाला सेल, लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल, इस तरह से उनके जो अंदर फ्रूट्स होते हैं वो भी कोलाइडल सॉल ही होते हैं। उसके अलावा मैंने अभी मिसेल फॉर्मेशन वाला सॉप सॉल्यूशन बताया, वो सॉप वाला जो बताया वो भी सॉल में आता है। दूसरा हो गया सॉलिड एंड गैस, तो सॉलिड है गैस में, इसको बोलते हैं एरोसोल, स्मोक और डस्ट। तो देखो एरोसोल से आप वाकिफ हो, ये सबसे थर्ड वाला जो एग्जांपल है वो सबसे बेस्ट है, जो आप रोज देखते हो, इसके बारे में आप जानते हो, क्योंकि एरोसोल क्या है, हम एरोसोल में तो जिंदा है। आज हम किसके अंदर खड़े हैं, हम किसके अंदर डूबे हुए हैं, एरोसोल में। आज मैं जो खड़ा हूं, मैं जो आप जो हैं, किस ये
किस में हो आप? एरोसोल में हो। हमारे चारों तरफ एयर बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे चारों तरफ एयर बहुत ज्यादा है, और उस एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, कार्बन पार्टिकल्स हो गए, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे धुआं हो गया, तो धुएं में क्या है, स्मोक में क्या है, एयर है ज्यादा, एयर बहुत ज्यादा है और उसके अंदर कार्बन पार्टिकल कम है, तो इसीलिए स्मोक धुएं में डिस्पर्स फेस तो सॉलिड हो गया, डिस्पर्शन मीडियम गैस हो गया, ठीक है। तो एरोसोल आपको बहुत बार कभी डॉक्टर्स और ये उनके टर्म्स वो यूज करते हैं कि अरे थोड़ा दूर, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना एरोसोल में भी है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं भाई इसको इन्फेक्शन, कोरोना का इन्फेक्शन एरोसोल से हो गया। तो कोरोना का इन्फेक्शन एरोसोल से होने का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए। ये हमारा जो एयर है, एयर के अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो डिस्पर्स फेस है। तो डॉक्टर्स अधिकतर है ना एयर नहीं बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं, आप ध्यान से सुनना। इसी तरह से अगर डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड हो और ये सॉलिड हो तो उसको जेल बोलते हैं। चीज, बटर, जेलीज अलग अलग तरह की आती है। और हम ये पूरे ये जो टेबल देख रहे हो, इस टेबल को डिटेल डिस्कशन आगे चैप्टर में करने वाले हैं। चैप्टर इतना टफ नहीं है, इजी है, खाली एक बार थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होके पढ़ो। दोनों ही लिक्विड हो, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम, तो इमल्शन। अब मेरे से आप ये मत सोचो कि दोनों लिक्विड कैसे, बेटा ये हम सब पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में सोल, जेल, इमल्शन ये डिटेल में है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिल्क, हेयर, क्रीम दोनों लिक्विड है, तब हम इमल्शन बोलेंगे। लिक्विड में गैस है तो हम इसको एरोसोल भी बोलते हैं, इसको भी एरोसोल ही कहते हैं, फॉग, मिस्ट और क्लाउड। तो ये कॉमन वर्ड है दोनों जगह। अब डिस्पर्स्ड फेस गैस है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, यानी बहुत सारा सॉलिड है और उसमें बीच बीच में गैस के बबल्स हैं, तो हम उसको बोलेंगे सॉलिड सोल। प्यूमिक स्टोन और प्यूमिक स्टोन आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, मैं भूल गया हूं क्या है प्यूमिक स्टोन। फोम, रबर। तो फोम देखो, ये जो है ना सॉलिड सोल का एग्जांपल भी आपको मालूम है बेटा कि सॉलिड सोल क्या होती है। जब आप लोग कपड़े वपड़े धोते हो, ठीक है, तो झाग निकलता है, फोम निकलता है, ये फोम सॉलिड सोल है। तो इस झाग के अंदर क्या है, इस फोम के अंदर क्या है, जो सोप और डिटर्जेंट के जो पार्टिकल हैं वो तो सॉलिड, वो तो है। एक मिनट बेटा, ये सॉलिड फॉर्म है बेटा, इसको करेक्शन करना। ये लास्ट वाला आ रहा है नेक्स्ट, ये लास्ट वाले से वाकिफ है फॉर्म के बारे में। या सॉरी बेटा, ये गैस और सॉलिड है, इसको सॉलिड सोल बोलते हैं, और यहां पर हमको करेक्शन करना है, ये सॉलिड फॉर्म है, तो हम इसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। वो फॉर्म लिखा हुआ था तो इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब ये देखो, डिस्पर्स्ड फेस गैस है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, फॉर्म। तो ये लास्ट वाले से भी आप बहुत अच्छे से, फ्रोथ, सोप लादर, ठीक है। तो ये ये लास्ट वाला जो है, इससे भी आप एक तो आप इस एरोसोल से वाकिफ हो जो आप देख ही रहे हो रूटीन में, और इसी तरह से ये मैं आपको बताऊंगा, आप आश्चर्य करोगे कि हमारे एवरीडे केमिस्ट्री के अंदर ये सारे के सारे, मतलब एवरीडे लाइफ के अंदर हम ये सब के सब देखते रहते हैं। कुछ फूड मटेरियल्स हैं, कुछ दूसरे पेंट्स हैं, तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो कोलाइडल सिस्टम है जो हम रोज यूज करते हैं और या फिर रोज देखते हैं। गैस और लिक्विड देखो, तो यहाँ डिस्पर्स्ड फेस गैस है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, फ्रोथ हो गई। तो देखो फ्रोथ में क्या होता है, जाग में पानी तो ज्यादा होता है और उसमें गैस भरी हुई रहती है, तो डिस्पर्स्ड फेस गैस भरी रहती है, यानी लिक्विड के अंदर गैस की ड्रॉपलेट्स हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉर्म। इसी तरह से सॉलिड के अंदर गैस की ड्रॉपलेट्स हो तो उसको बोलेंगे सॉलिड फॉर्म, ठीक है। सॉलिड फॉर्म समंदर में, सी में बनती है बेटा, सी में बहुत जगह सॉलिड फॉर्म मिलती है, बहुत बार मैंने भी टीवी पे देखा है। खैर एनीवे, आप उसको परेशान मत हो। अभी आप मेनली पहले आप खाली 3 चीजें याद रखो बेटा। या सॉलिड सोल क्या होता है, ये नहीं, सॉरी, अब हमारे सिलेबस में ये 3 पॉइंट डिटेल में है जिस पे रेड टिक कर रहा हूं मैं, ये 3।
ये 3 पॉइंट हमारे पास डिटेल में है, सोल, जेल एंड इमल्शन। बाकी इनका बेसिक छोटा छोटा इनका एक एक पैराग्राफ ही हमारे काम का है। पूरा आगे चैप्टर सोल, जेल और इमल्शन पर डिस्कस करेंगे हम। तो अब हम एक तरह से यूं समझो कि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर। अब देखो, अब जो हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो कोलाइडल सोल है बेटा, सॉरी मैं कोलाइडल सोल बोलने की आदत पड़ी हुई है क्योंकि इस कोलाइडल सेल इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में है। करेक्ट मीनिंग होता है कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडल स्टेट जो एक टाइप की होती है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक दो तरह के कोलाइडल सोल होते हैं। लायोफोबिक एंड लायोफिलिक दो तरह के कोलाइडल सोल होते हैं। और मैं यहां क्लियर कर रहा हूं कि जैसे लायोफिलिक, ये थर्ड लिखा हुआ है पर मैं अभी सेकंड डिस्कस कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं लायोफिलिक क्या होता है और लायोफोबिक क्या होता है। तो लायोफिलिक के अंदर क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज में, ये जो डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्स फेज है, इन दोनों के बीच में ग्रेट एफिनिटी होती है। ठीक है, ये एक दूसरे को लाइक करते हैं। और यहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे को लाइक करते हैं, ठीक है, उनके बीच में अच्छी एफिनिटी है, तब हम बोलते हैं ये लायोफिलिक कोलाइडल सोल है। अब एफिनिटी से मतलब क्या है वो डिस्कस कर रहा हूं। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ, पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो ये हो गया लायोफोबिक। ठीक है, अब मैं जो आपको बता रहा हूं कुछ चीजें मुझे एग्जांपल से देनी पड़ती है तो उसको अदरवाइज न ले। ठीक है, जैसे कोई फैमिली में 5 मेंबर रहते हैं और उन पांचों मेंबर्स के 5 मेंबर्स के बीच में आपस में बनती नहीं है वो, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, वो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, या कोई फैमिली है और उसमें 5-7 मेंबर हैं और वो 5-7 मेंबर उस घर के अंदर एक दूसरे के साथ उनकी पटती नहीं है, ट्यूनिंग ही नहीं है, तो वो हमेशा एक दूसरे से रिपेल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया लायोफोबिक कोलाइडल सोल। यानी वो जो बड़ा सा हाउस हो गया, ठीक है, वो तो सिस्टम हो गया, अब उसके अंदर जो ये पर्सन है जिनके आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती है, सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ये लायोफोबिक हो गया। अब ऐसे सिस्टम अनस्टेबल होते हैं, कभी भी सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बड़ी फैमिली है, साथ में रह रही है और उन सब का एक दूसरे के साथ बहुत ट्यूनिंग है, अच्छा भाईचारा है, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो ये लायोफिलिक का एग्जांपल हो गया। वो कभी भी सेपरेट नहीं होंगे और वो हमेशा स्टेबल होंगे, वो हमेशा बने हुए रहेंगे, वो बिखरेंगे नहीं। और अगर किसी भी वजह से वो बिखर भी गए, सेपरेट भी हो गए, तो वापस उनको इजीली रीमिक्स किया जाता है, रीमिक्स करके प्रिपेयर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लायोफिलिक और लायोफोबिक का मतलब होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में क्या एफिनिटी है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं लायोफिलिक का, जो मैं अभी दे चुका हूं। तो अभी हमने मीसेल वाला कंसेप्ट देखा था। कौन सा कंसेप्ट देखा था? मीसेल फॉर्मेशन। तो वाटर के अंदर जो मीसेल्स बने थे, जो एक ही एग्जांपल अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, वो लायोफिलिक कोलाइडल सोल का एग्जांपल है। वो लायोफिलिक कोलाइडल सोल का एग्जांपल है क्योंकि उसके अंदर जो ये मीसेल्स है बेटा, एक मीसेल बना रहा हूं, तो ये मीसेल्स है, ये मीसेल्स हैं, तो बेटा इस मीसेल्स में क्या हो जाएगा? इस मीसेल में ये हो गया। ठीक है, अब ये मीसेल में ये क्या है? C++ माइनस है, ये कार्बोक्सिलिक हेड है। ये जो मैं डैश डैश नहीं कर रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक हेड है। अब ये वाटर के अंदर है, तो वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गए, ये इसके चारों तरफ क्या हो गए? वाटर मॉलिक्यूल हो गए, वाटर मॉलिक्यूल हो गए, और वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है,
तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ खिसका हुआ रहेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखो कभी कभी कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है मेरे से भी, स्पेलिंग की मिस्टेक, या कभी टर्म गलत बोल दी और आपको मालूम है कि हमको समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, चलने दिया करो। जैसे अभी मैंने यहाँ ओ लिख दिया था, एच आएगा। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी में बहुत बार हो जाता है, बहुत बार नहीं होता, बहुत कम बार होता है बेटा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये मीसेल्स है तो इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल है, चारों तरफ है, यूं नहीं कि यूं ही है, आगे भी है तो पीछे भी है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये ब्लू डॉटेड लाइन बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि ये मीसेल्स का मीसेल जो वाटर के अंदर बने, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये लायोफिलिक कोलाइडल सोल का एग्जांपल है। लायोफिलिक कोलाइडल सोल, कोलाइडल सोल क्यों बोलूंगा, क्योंकि मीसेल्स है सॉलिड और वाटर है लिक्विड। तो जब सॉलिड प्लस लिक्विड का कोलाइडल सिस्टम होता है तो हम उसको सोल बोलते हैं, क्योंकि सोल तो अब क्लियर हो गया, इमल्शन और बाकी सारे में क्लियर करने वाला हूं आगे। तो यहां पर क्या हुआ, एक तरह से इस मीसेल के चारों तरफ, इस मीसेल के चारों तरफ वाटर की लेयर चिपक गई। ठीक है, लेमिनेटेड हो गई। जैसे मार्कशीट, हमारे आधार कार्ड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, हम उसको लेमिनेट कर देते हैं, तो उसके चारों तरफ प्लास्टिक कैसे चिपक जाती है, उसको छोड़ते नहीं है, उसी तरह से यहाँ पर भी वाटर की लेयर एक तरह से मीसेल्स पर लेमिनेटेड हो जाती है, और लेमिनेटेड होने में जो फोर्स है वो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक तरह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये मेरी एक मीसेल है जो वाटर के अंदर बनी हुई है, और ये मीसेल जो है वो वाटर के अंदर जब बनी हुई है, ये मीसेल जो वाटर के अंदर बनी हुई है, तो इसके चारों तरफ एक थिन लेयर, जो ब्लू वाली लेयर बना रहा हूं, ये थिन लेयर वाटर की आ जाती है। ये थिन लेयर क्या बन गई, वाटर की बन गई, ब्लू वाली। तो ये तो हो गई, ये तो हो गई, ये तो हो गई बेटा मीसेल। ठीक है, और ये हो गई थिन लेयर वाटर, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स कौन सा है, चिपकाने वाला फोर्स कौन सा है, एडिसिव फोर्स कौन सा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब इसकी वजह से ये मीसेल अंदर स्टेबल रहेगा, हम बोलेंगे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, ये मीसेल तो क्या हो गया है, या मीसेल तो क्या है, मीसेल है डिस्पर्स्ड फेज, मीसेल तो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। और ये जो थिन लेयर वाटर है, ये क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक, और ये डिस्पर्शन मीडियम या क्या था, फिर रिपीट कर रहा हूं, लिक्विड, और ये मीसेल्स को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सॉलिड। तो ये ठीक है, तो कुल मिला के ये हुआ बेटा कि हमने जो अभी एक मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो लायोफिलिक कोलाइडल सोल का दिया मैंने। ये स्टेबल होते हैं। लायोफोबिक जो कोलाइडल सोल होते हैं वो तो एक दूसरे के साथ रहना ही पसंद नहीं करते, उनको स्पेशल टेक्निक से बनाना पड़ता है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, आए दिन उनके बीच में समझौते करवाने पड़ते हैं, आए दिन। ठीक है, वो सेपरेट होते हैं तो वापस रीसेपरेट करने के लिए कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइडल सोल तो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, और प्रिपेयर होने के बाद अपन निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड बनते भी बड़ी मुश्किल से हैं, और बनने के बाद स्पेशल टेक्निक से बनते हैं, और बनने के बाद उनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालते हैं, और थोड़ा बहुत हीट करने से या थोड़ा सा कोई सडन केमिकल चेंज आया तो वो वापस सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल, ये आयुर्वेद में बहुत काम आता है, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल। तो ये गोल्ड सोल, सिल्वर सोल जो होते हैं बेसिकली ये इसमें गोल्ड के पार्टिकल होते हैं। तो गोल्ड के पार्टिकल्स कभी भी है ना वाटर में डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं होते हैं। सल्फर सोल हो गए तो इनको स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन गोल्ड सोल, सल्फर सोल, जब वाटर के अंदर गोल्ड के कोलाइडल पार्टिकल है, वाटर के अंदर सल्फर के कोलाइडल पार्टिकल है, तो ये लायोफोबिक है, क्योंकि सल्फर पार्टिकल और गोल्ड पार्टिकल वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वाटर को लाइक नहीं करते हैं। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि आपने ज्वेलरी पहन रखी है और नहाने गए तो ज्वेलरी गायब होगी, वाटर में डिसॉल्व होकर निकल गई, ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि वो वाटर में गोल्ड डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो उनको स्पेशल टेक्निक से ही बनाना पड़ता है।
तो ध्यान दो बेटा, तो ये तो लायोफोबिक और लायोफिलिक के बारे में डिस्कस किया, पर मैं लायोफोबिक और लायोफिलिक का जो डिफरेंस है एग्जाम में आता है उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आज वाली क्लास बेसिक है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट कुछ रह जाएंगे, कुछ कंसेप्ट बन जाएंगे। जो कंसेप्ट आज वाली क्लास में रह गए आपको समझ में नहीं आया, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो देखते ही आपको समझ में आएंगे। अब थर्ड है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल द डिस्पर्स्ड फेस, यानी डिस्पर्स्ड फेस किस टाइप के हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मीसेल्स, मीसेल्स क्या है? एसोसिएटेड कोलाइड्स है। तो एक एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं, एक मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं। मीसेल्स क्या है? एसोसिएटेड कोलाइड्स। बेटा वो तो आपको मैंने अभी बता दिया। अभी दूसरा एग्जांपल लिया था मैंने, भले वो लायोफोबिक और लायोफिलिक है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जैसे गोल्ड सोल का नाम लिया, मैंने सल्फर सोल का नाम लिया, तो सल्फर सोल क्या है? उसमें सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो S8 होता है। सल्फर का एक मॉलिक्यूल क्या होता है? S8 फॉर्म में मिलता है। जैसे फास्फोरस का P4 होता है, ओजोन का O3 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, उसी तरह से सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? S8। अब ऑक्टा एटॉमिक है, P4 टेट्रा एटॉमिक है, O3 ट्राई एटॉमिक है, O2 डायएटॉमिक है, N2 डायएटॉमिक है और हीलियम नियॉन मोनो एटॉमिक है। एनीवे, तो ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन इस एक मॉलिक्यूल का साइज भी, इस एक सल्फर के एक मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये कोलाइडल पार्टिकल नहीं है। लेकिन अगर करीब 1000 और ग्रेटर देन 1000 S8 के मॉलिक्यूल्स में S8 के मॉलिक्यूल्स को डॉट से, ये जो रेड डॉट है ये S8 को बता रहा है, ये रेड डॉट जो है वो S8 को बता रहा है। तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जो सल्फर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे होके एक जगह और एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, ये सारे जो सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे जो सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं, मैं क्या लिख रहा हूं? सल्फर मॉलिक्यूल्स। इनका साइज क्या है? इनका साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी ये ट्रू पार्टिकल्स में आते हैं जिनका साइज लेस देन 1। अब ऐसे बहुत सारे सल्फर पार्टिकल्स, अब वो डिपेंड करता है 5000 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 500 भी होता है। तो ये बहुत सारे जो सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में पास में आ जाते हैं। और पास में क्यों आते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार समझो कि ये पास में आ गए, पास में आके एक दूसरे को वंडर वाल फोर्स से अट्रैक्ट करके और एक छोटा सा पार्टिकल बना दिया। अब इसका साइज हो गया ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। कितना हो गया बेटा? ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। इसका साइज कितना हो गया? ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर हो गया। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी मोलिकुलर। क्या बोलेंगे? मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल, ठीक है, मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल। क्या बोलेंगे इसको? कोलाइडल पार्टिकल। तो कोलाइडल पार्टिकल कब कहा जाता है? जब उस पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर हो। अगर वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो वो ट्रू पार्टिकल है, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल है। और अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बढ़ता हुआ 1000 नैनोमीटर तक होता है, तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज का कोई भी पार्टिकल है, तो हम उस पार्टिकल का नाम क्या देते हैं? कोलाइडल पार्टिकल। तो हुआ क्या, कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स के जो साइज होते हैं वो हमेशा लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, पर बहुत सारे मॉलिक्यूल वंडर वाल फोर्स से अट्रैक्ट होके, किसी भी वजह से, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और वो इकट्ठे हो गए और एक जगह आपस में पार्टिकल, आप देखते हो बहुत सारे पार्टिकल होते ही हैं,
ठीक है, आप डेली लाइफ में भी पार्टिकल ही तो यूज कर रहे हो, मॉलिक्यूल थोड़ी यूज कर रहे हो, पर वो पार्टिकल बना हुआ तो मॉलिक्यूल से है ना। तो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है जिसको अपन बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। तो ये वंडरवाल फोर्सेस से आपस में जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं। जैसे आप समझो, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दूं, लड्डू है, तो लड्डू के अंदर जो बूंदी है, ठीक है ना, जो बूंदी है वो तो हो गया मॉलिक्यूल्स। अब वो हर बूंदी जो है वो तो क्या हो गई, अब बूंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ, उसके हिंदी वर्ड ही यूज कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है ना। तो लड्डू बना रहे हैं अपन, चाहे वो आटे के लड्डू बना रहे हैं चाहे बूंदी के लड्डू बना रहे हैं, तो आटे के अंदर आटे के पार्टिकल को मॉलिक्यूल मान लो, और बूंदी के लड्डू के अंदर बूंदी के पार्टिकल्स को आप मॉलिक्यूल मान लो, अजम्पशन है, ठीक है। अब अपन उसको ऐसे बांध के और बड़ा लड्डू बना देते हैं, तो अब एक लड्डू में बहुत सारे आटे के पार्टिकल होते हैं, या यूं बोलो एक लड्डू के अंदर बहुत सारे बूंदी के पार्टिकल होते हैं जो आपस में चिपक गए। बस उसी तरह से ये समझो, ये बूंदी के पार्टिकल्स हैं और ये लड्डू बन गया, ठीक है। तो ये बूंदी के पार्टिकल्स हैं जो सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका साइज ये है। अब इनको यूं करके अपन ने लड्डू बना लिया और उसका साइज हो गया ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। तो ये हो जाए, मैंने क्या कहा, इसको हम स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं क्योंकि ये लायोफोबिक होते हैं। जनरली मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स पार्टिकल लायोफोबिक होते हैं, उनको स्पेशल टेक्निक से बनाएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि मैं इसको इस तरह से कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो ये अगर इस तरह के कोलाइडल पार्टिकल हैं किसी सॉल्यूशन के, किसी कोलाइडल सिस्टम में इस तरह के पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, तो हम उसको बोलेंगे मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल पार्टिकल्स। उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल पार्टिकल्स। सल्फर सोल और गोल्ड सोल इसके एग्जांपल है। एसोसिएटेड्स में डिटर्जेंट और सोप आ गया, जो मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया। और तीसरा होता है मैक्रोमोलिकुलर। तीसरा होता है बेटा मैक्रोमोलिकुलर, यानी अकेला मॉलिक्यूल, उस अकेले मॉलिक्यूल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है, वो अकेला ही 1 नैनोमीटर से बड़ा है, यानी वो अकेला है, सिंगल मॉलिक्यूल है, वो सिंगल मॉलिक्यूल है, लेकिन उस सिंगल मॉलिक्यूल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा है। पॉलीमर्स क्या हो गया बेटा, इसके एग्जांपल क्या हो गए बेटा, पॉलीमर्स, ठीक है। जैसे स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सारे के सारे इनका एक सिंगल मॉलिक्यूल ही इतना बड़ा होता है कि वो कोलाइडल मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, कोलाइडल पार्टिकल के बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब एक चूहा होता है और एक हाथी होती है, एक चींटी होती है, एक हाथी होता है, ठीक है तो दोनों लिविंग बीइंग, ठीक है। चींटी का साइज देख लो, वो भी लिविंग बीइंग है, और हाथी देख लो, उसका साइज देख लो, वो भी लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो उसी तरह से सल्फर के जो पार्टिकल्स थे वो चींटी थी, सल्फर एसिड, मैंने क्या कहा, एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे ये वाले जो मैंने टिक टिक किए, ये चींटियां थी, ठीक है, ये चूहे थे। तो बहुत सारे जब इकट्ठे नहीं होंगे तो उनका साइज बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन हाथी अकेला बहुत बड़ा दिखता है। उसी तरह से पॉलीमर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च, ये जो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है स्टार्च, ठीक है, ये सारे अपने आप में एक अकेले ही इनका एक मॉलिक्यूल का साइज 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, तो हम क्या बोलेंगे, ये अकेले ही कोलाइडल पार्टिकल के साइज के अंदर आ जाते हैं, साइज रेंज में आ जाते हैं। तो हम इसको बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, यानी एक आप क्या करो, वाटर लो, वाटर में स्टार्च डिसॉल्व कर लो, ये बन गया हमारा सीधा कोलाइडल। स्टार्च कभी भी वाटर के अंदर ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, क्योंकि स्टार्च जब अंदर डिसॉल्व होकर बिखरेगा तो मॉलिक्यूल थोड़ी टूटता है, मॉलिक्यूल बिखर गए तो हर मॉलिक्यूल का साइज क्या है, हर मॉलिक्यूल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है। तो स्टार्च डायरेक्ट वाटर के साथ कोलाइडल सोल बना लेता है, वाटर डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा, लिक्विड है, और स्टार्च सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेस हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये डायरेक्ट वाटर के अंदर कोलाइडल सोल बना देते हैं, और इस कोलाइडल सोल को हम मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल बोलते हैं। ये जनरली लायोफिलिक टाइप के होते हैं, स्टेबल होते हैं, अपने आप ही बन जाते हैं। तो ध्यान दो, ये मैंने बताया आपको 3 तरह के होते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, सल्फर सोल और गोल्ड सोल का एग्जांपल दिया, मैक्रोमोलिकुलर सॉलिड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, सॉरी, इसका एग्जांपल दिया मैंने प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स एसोसिएटेड सोप और डिटर्जेंट वाले, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ये दिया था। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको पोस्ट करके आप रीड कर दो। दे कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने पॉलीमर, नायलॉन, स्टार्च, प्रोटीन, रबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम सब आ जाएंगे। ये वाला देखो, ये लो बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन एंड एज कोलाइड्स एट हाई कंसंट्रेशन, CMC कंसंट्रेशन के बाद ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखो यहां पर भी एग्रीगेशन हो रहा है, यहां पर भी एग्रीगेशन हो रहा है, लेकिन यहां मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन हो रहा है तो इसको मल्टीमोलिकुलर बोलते हैं, और यहां पर आयंस का एग्रीगेशन हो रहा है, RCOO माइनस का एग्रीगेशन हुआ था। ठीक है, इन देयर मोलिकुलर मासेस आर नॉट वेरी हाई। ठीक है, मल्टीमोलिकुलर है, सल्फर है, गोल्ड है, इनके मोलिकुलर मास ज्यादा नहीं होते हैं, कि मैंने कहा ना इतने, ये तो छोटे छोटे हैं, चींटियां हैं, चूहे हैं, ये तो दे हैव हाई मोलिकुलर मास, मैक्रोमोलिक्यूल, तो ये तो हाथी है। ठीक है, और एसोसिएटेड देयर मोलिकुलर मासेस आर जनरली हाई, क्योंकि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होना जरूरी है, तभी वो एसोसिएट होगा। The atoms और molecule in them are held weak van der Waals force। मैंने कहा ना लड्डू बनाया था बूंदी से, आटे का लड्डू बनाया था, तो वो सब पार्टिकल वीक van der Waals force से हैं। They are usually lyophobic in nature। ठीक है, ये तो जबरदस्ती बनाने वाली बात थी। अच्छा, इनमें क्या होता है, दे van der Waals force holding, इनमें भी van der Waals force होते हैं, लेकिन ये van der Waals force स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि van der Waals forces डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलिकुलर मास, तो मैक्रोमोलिकुलर के मोलिकुलर मास ज्यादा होने की वजह से van der Waals force ज्यादा होते हैं। दे आर यूजुअली लायोफिलिक, और इनमें मैंने बताया था वो हाइड्रोकार्बन टेल आपस में van der Waals force से अट्रैक्ट होती है। दे van der Waals force डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर द van der Waals। वो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा हाइड्रोकार्बन टेल्स एक दूसरे में उलझेगी, तो वो ज्यादा उनमें van der Waals force आ जाएगा। देयर मोलिकुलर they molecule contain both lyophilic and lyophobic। तो मैं lyophobic का एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में दूंगा, क्योंकि अब और आगे बढ़ूंगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। हो सकता है मैंने वैसे बेस्ट एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें कुछ डाउट रह गए हैं आपके, आप परेशान मत हो, क्योंकि वो डाउट मैं अभी क्लियर नहीं कर सकता, वो डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर होंगे, क्योंकि उनके कंसेप्ट आने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल। ठीक है, अभी हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल पढ़ेंगे, फिर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनकी स्टेबिलिटीज पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये लास्ट एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एल्कोसोल, एरोसोल और हाइड्रोसोल का मतलब क्या होता है। एल्कोसोल बोलेंगे तो एल्कोसोल का मतलब हो गया एल्कोहल इज डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, एल्कोसोल अ कोलाइडल solution having alcohol as the dispersion medium and the solid substance as a dispersed phase is called an alkosol। यानी alcohol जब dispersion medium है किसी solid का। For example, colloidal sol of cellulose nitrate in ethyl alcohol is an alkosol। ये terms रखनी है अपन को। aerosol मैंने बताया गैस तो हो dispersion medium, aerosol धुआं हो गया, smoke हो गया, fog हो गया। A colloidal solution having gas as a dispersion medium and solid as the dispersed phase is called an aerosol। For example, fog, smoke। ठीक है, हाइड्रोसोल मतलब एल्को की जगह हाइड्रो आ गया तो पानी हो गया, वाटर वो हो गया dispersion medium। A colloidal solution having water as the dispersion medium and a solid as the dispersed phase is called hydrosol। For example, starch sol और gold sol। पानी वाटर के अंदर स्टार्च डिसॉल्व कर दिया, गोल्ड, इवन इन सोप सोल मैंने उसका एग्जांपल भी दिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट के क्लियर होंगे जो मेरे कंटिन्यूअस कोलाइडल स्टेट के 2 वीडियो कंटिन्यूअस देखेगा, यानी वीडियो नंबर 4 एंड वीडियो नंबर 5 कंटिन्यूअस देख लो। आप एक बार 4 देख लो, उसके बाद 5 देख लो, उसके बाद आपको वापस समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा वापस रिवीजन कर लो तो सब समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच बेटा।